आज का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है कि पहला है कि सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है, विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, मिलिंद पन्नो मोगली पुत्र तिस्स और नागसेन के बीच का एक संवाद है, और महाविभास शास्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा सही जो है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि महाविभास शास्त्र जो है वो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। जबकि सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों या कथनों का संग्रह है। विनय पिटक जो है या बुद्ध के विनय पिटक जो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और व्यवहार के युक्त मठवासी संहिता है, न कि उनके उपदेशों का संकलन है। और मिलिंद पन्नो जो है वो नागसेन और मोगली पुत्र तिस्स नहीं, राजा मिलिंद पन्नो जो है, राजा मिलिंद पन्नो जो है वो राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है। पद्मपढ़ी, मैत्रेय, अमिताभ या वज्रपाण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अमिताभ। अमिताभ जो है स्वर्ग का बुद्ध यानी शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है। पद्मपढ़ी जो है यह अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है यानी करुणा का बोधिसत्व। मैत्रेय जो है वो भविष्य का बुद्ध जिसके पृथ्वी पर अवतरित होने की उम्मीद है। और वज्रपण जो है यह एक बोधिसत्व जो सभी बुद्ध की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्तूप, बुद्ध के अवशेष, चैत्य, प्रार्थना कक्ष, विहार, मठ। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन विहार मठ। क्योंकि स्तूप जो है एक गुंबद के आकार की संरचना है जो बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में कार्य करती है। इसमें अक्सर बुद्ध यानी महत्वपूर्ण बौद्ध आकृतियों के अवशेष होते हैं और यह ध्यान का स्थान है। जबकि चैत्य जो है वो एक बौद्ध प्रार्थना कक्ष है। इसके एक हिस्से पर स्तूप होता है और इस हाल का उपयोग जो है सामूहिक पूजा और प्रार्थना के लिए करते हैं। विहार का उपयोग जो है एक प्रकार के मठ हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। बौद्ध भिक्षु रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि कौन सुमेलित नहीं है वो सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन जो सही है। इसमें कोई भी जो है सुमेलित नहीं है, सब जो सारे जो हैं सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। विश्वविद्यालय, उनके 7 संस्थापक। ऑप्शन नालंदा, विक्रमशिला, जगदल और वल्लभी। तो इसका कौन सा सही सुमेलन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने की। विक्रमशिला की धर्मपाल ने की, जगदल की रामपाल ने की, वल्लभी की भट्टारक ने की। सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें, यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के शक्रादित्य ने की थी, जिन्हें कुमार गुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जबकि हम जगदल विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में बांग्लादेश में अब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव, अरिष्टनेम, महावीर या फिर एवी दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन एवी दोनों। ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे, ऋषभदेव या आदिनाथ, और अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। जबकि जो 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। अंतिम 2 तीर्थकरों की बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे
और महावीर 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का व्रत नहीं है? अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह या फिर गृहस्थ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गृहस्थ। जैन धर्म की 4 मुख्य शिक्षाएं हैं जिसे चतुर्थी कहते हैं, जैसे अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, झूठ ना बोलना, असत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना। महावीर ने 4 शिक्षाओं को अपनाया, इसमें एक और व्रत जोड़ा जो ब्रह्मचर्य यानी संयम को शामिल किया। अगला प्रश्न है, महावीर जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया, महावीर ने पहला उपदेश पावा में दिया, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत में भाग लिया, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को शामिल किया। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत में भाग लिया। महावीर का जन्म कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लक्ष्मी राजकुमारी रानी त्रिशला के घर पे हुआ था, जो बिहार के वर्तमान में वैशाली में है, और उस समय वो वज्र साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महावीर स्वामी जो है इक्ष्वाक वंश के थे। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने पहला उपदेश पावा में दिया था, अपने 11 शिष्यों को दिया था। उन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी किसी भी जैन संगीत में शामिल नहीं हुए, ठीक है, और क्योंकि पहली जैन संगीत जो है महावीर की मृत्यु के काफी समय बाद 3वीं शताब्दी के आसपास पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पटना में आयोजित की गई थी, ठीक है। और दूसरी जैन संगीत जो है 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है देवादि क्षमाश्रमण ने की थी, और इसी में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु, हेमचंद, स्थूलभद्र या फिर अश्वघ्न। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हेमचंद। हेमचंद ने परिशिष्ट पर्व लिखा था। परिशिष्ट पर्व जो है जैन भिक्षुओं का ऐतिहासिक वृतांत है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? आजीविक संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर उत्तर मीमांसा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब कि अशोक के शिलालेख जो हैं, अभिलेख जो हैं, वो ग्रीक, अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कि अशोक ने 361 ईसा पूर्व कलिंग में युद्ध लड़ा था, और अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि अशोक ने 368 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट पर शासन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक के शासनकाल में दौरान कलिंग युद्ध हुआ, यह लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था, और बृहद शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में अंकित है। इसी शिलालेख में अशोक ने युद्ध में के कारण पीड़ा के लिए पश्चाताप व्यक्त किया, और धर्म और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया, क्योंकि कलिंग युद्ध जो है 361 नहीं 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रशासनिक इकाई के प्रभारी के लिए, कृषि का पर्यवेक्षण के लिए, बूचड़ खाने के मुखिया के लिए या मुख्य कोषागार अधिकारी के लिए। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के लिए, क्योंकि ग्राम का शासन ग्रामीण के हाथों में था। उसके वरिष्ठ को गोप कहते थे, जो 10 से 15 गांवों का प्रभारी होता था। अर्थशास्त्र एक विस्तृत प्रशासनिक संरचना का सुझाव देता है। ग्रामीण इलाकों की अपनी चर्चा में कौटिल्य ने सिफारिश की कि राजा को 800 गांव वालों की इकाई को प्रशासन करने के लिए स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करना चाहिए,
और 400 गांव से मिलकर एक दोड़ोमुख बनता है और 200 गांव से मिलकर एक करवटिक बनता है, जबकि 10 गांव से मिलकर एक संग्रहण बनता है और ये प्रशासनिक विभाग जो है स्थानिक और गोपों के निर्देशन में चलते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा या फिर दीवाने कोही? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दीवाने इंसा। क्योंकि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने रिसालत विदेशी मामला विभाग था, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, दीवाने कोही कृषि विभाग था, दीवाने बंदगान दास विभाग था, दीवाने खैरात दान विभाग था और दीवाने वजारात राजस्व और वित्त प्रशासन विभाग था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को इस नाम से जाना जाता था? 40 तुर्क गुलाम अमीर, पोलो का खेल, तांबे के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 40 तुर्क गुलाम अमीर, जिसका गठन इल्तुतमिश ने शासन को संभालने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बलबन। क्योंकि राजशाही और तुर्क सरदारों के संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक तुर्क सरदार उलूग खान यानी बलबन का शासन नहीं आया, जिसे इतिहास में बलबन की उपाधि दी गई थी। उसने ही सैन्य विभाग को स्थापित किया और उसने सैनिकों और सैन्यकर्मियों को पेंशन प्रदान की जो अब सेवा के लिए उपयुक्त नहीं थे। उसने ही गंगा जमुना दोआब अवध के मेवाती राजपूत जमींदारों डकैतों से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। दोआब और कटिहार जो आधुनिक रोहलखंड में है, उसने जंगलों को साफ करके विद्रोही ग्रामीणों को नष्ट करने और पुरुषों और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला पहला सुल्तान था, उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की जिसे दाग प्रथा कहा जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। तो इसके दोनों कथन जो सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1396 तक था। 1296 जुलाई में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया और अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने और देश को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की और अपने सैनिकों को संपूर्ण भुगतान नगद में करने वाला पहला सुल्तान था। उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। ये बाजार अनाज बाजार जो मंडी कहलाता था, वस्त्र बाजार सराय अदल कहलाता था और घोड़ों और दासों और मवेशियों के लिए बाजार अलग से लगाया गया। और बाजार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के अलाउद्दीन खिलजी ने एक अधीक्षक नियुक्त किया जिसे सहना ए मंडी कहते थे। उसने सशस्त्र बलों की नियमित हाजिरी पर जोर दिया। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की जिसे दाग कहते थे, ताकि सैनिक जो हैं खराब गुणवत्ता वाले घोड़ों को न ला सके। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ सही सुमेलित है? दीवाने रिसालत, मुकद्दम, रहट और दुनिया? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मुकद्दम, यही सही सुमेलित है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में दीवाने रिसालत जो था वो विदेश विभाग का मामला था, मुकद्दम जो था वो गांव का मुखिया होता था, रहट फारसी पहिया होता था, दुनिया कपास धुलने वाला होता था, खुद छोटे जमींदार होते थे, पटवारी ग्राम लेखाकार होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को रोमा कहा जाता था? पल्लव, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या फिर पाल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पाल। क्योंकि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। इनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत और पाली थी। पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अर्चक। इसे सम्राटों के नाम से जोड़ा गया जिससे साम्राज्य के पाल वंश के नाम से जाने गए। पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। सुलेमान ने 9वीं शताब्दी के मध्य भारत का दौरा किया और जिस पर उसने कृत का लेखन किया, उसने कृत को पाल साम्राज्य को रोमा कहा, रोमा या धर्म कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि पाल साम्राज्य अपने पड़ोसियों प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध में शामिल थे। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती और कदरिया? जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। उन्होंने अस्तित्व की एकता यानी वहदत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांतिवादी थे। इस सिलसिले के सभी लोग जो है भौतिक वस्तुओं के ईश्वर के चिंतन से भटकाव को खारिज कर दिया, धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ संबंधों से दूरी बनाए रखने पर जोर दिया, ईश्वर के नाम को जोर से बोलकर मौन रहकर जपने दोनों द्वारा चिश्ती सिलसिले की आधारशिला स्थापित की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे ख्वाजा बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग आदि चिश्ती की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगला प्रश्न नीचे कथन और कारक है। अभिकथन है कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था और कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी उसके व्यापार और उसके समृद्ध संसाधन पर नियंत्रण से है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन ए सही है। इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या जो है करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, धर्मपाल। क्योंकि धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के शासक रहा। वह पाल साम्राज्य का दूसरा शासक था और गोपाल का पुत्र था। इसने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के खिलाफ युद्ध किए। इसने कन्नौज पर अधिकार किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की। इसी ने कई उपाधियां ली, जैसे परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाल शासक नहीं है? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल और महेंद्रपाल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महेंद्रपाल। क्योंकि पाल वंश का स्थापना गोपाल ने की थी। धर्मपाल दूसरा शासक था, वह गोपाल का पुत्र था। 988 में महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा। जब महिपाल ने प्रथम ने सत्ता संभाली तो पाल साम्राज्य एक बार फिर फलने फूलने लगा और बंगाल और बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों पर कब्जा किया। महेंद्रपाल प्रथम जो था वो भोज का पुत्र था, जो एक प्रतिहार शासक था। इसने मगध और उत्तरी बंगाल साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।